Uh, Dear students, this is our 16th lecture. Today we will discuss about the gravitational potential energy. This topic is from chapter number 13 of Mechanics 2. Today, please wait a moment. The outlines of our today's lecture are the gravitational potential energy and Kepler's law, और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ प्लैनेट्स. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जब जिक्र किया जाता है आप स्टूडेंट्स के साथ, तो जहन में आता है कि जो बेसिक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, mgh के साथ. जब पोटेंशियल का जिक्र होता है, इसका मतलब है कि पोजीशन के एतबार से अगर एनर्जी वेरी करे, जो एनर्जी पोजीशन के एतबार से वेरी कर रही होती है, हम कहते हैं कि वो हम उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. असल में ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ओरिजिनेट इस तरह हम इसके एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि फील्ड के अंदर, किसी भी तरह का फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डेफिनेटली किसी चार्ज पार्टिकल को हमें मूव करवाना होगा. अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं तो कोई सा भी पार्टिकल अगर हम उसको मूव करवाएं ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, हमें उस पार्टिकल के ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा. ये जो वर्क डन है ये उस पार्टिकल के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. यही बातें ये लिखी हुई हैं कि if some work is required to be done in carrying a body from one point to another point in equilibrium, और इसमें एक कंडीशन, ब्रैकेट में कंडीशन लिखी हुई है कि हम इस यहाँ पे वो एनवायरनमेंट कंसीडर करेंगे जो फ्रिक्शन फ्री है. then a difference of potential energy of a body is said to exist between those 2 points. उन दो पॉइंट के बीच में फिर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा. This work is done against some conservative का मतलब restoring force के against हम कोई काम करेंगे, और ये जो हम काम करेंगे ये स्टोर हो जाएगा in the form of potential energy. अच्छा, एक और बात है कि वर्क इज आल्सो डन इफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम इज चेंज. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम चेंज होने का क्या मतलब है कि अगर हम कंसीडर कर रहे हैं 2 पार्टिकल्स का सिस्टम, उसमें किसी एक पार्टिकल की पोजीशन अगर हम चेंज करते हैं, इसका मतलब उस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है. हम इस सेंस में कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं. वर्क इज आल्सो डन इफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम इज चेंज. This work is also stored as potential energy. तो ये वर्क डन जो होगा ये भी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है कि इफ वर्क इज डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस. अब ये बात हम देखेंगे कि अगर मिसाल इसकी ऐसे देता हूं कि अगर हम अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके अगेंस्ट हम चलें, ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा अट्रैक्टिव होती है. यानी हम अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो ये हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इस अट्रैक्टिव फोर्स की डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव करवाएं, अगेंस्ट उसके ऊपर वर्क डन करें, then this work will be stored in that object in the form of potential energy. अब ये बात हम कर रहे थे कि अगर वर्क डन करें अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज. ठीक है. एंड इफ वर्क इज डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और अगर ये काम किया जाए उस कंजर्वेटिव फोर्स काम करे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब ये कि जब ये अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करे, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाए, यानी अगर हम हाइट के ऊपर ले जाकर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दे, वो नीचे की तरफ आता है, इट मींस अर्थ इज अट्रैक्टिंग टू दैट पार्टिकल. तो क्या होता है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है, और अगर ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है तो हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाती है. इसकी एक एग्जांपल ये है कि किसी
ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर या ग्रेविटेशनल जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है, उस रीजन के अंदर अगर हम एक पार्टिकल को एक पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन तक ले जाते हैं, ठीक है, हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये जो काम है इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, ये उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और वी कैन से changing the system from one configuration to another configuration, यानी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी, कॉन्फ़िगरेशन ए से कॉन्फ़िगरेशन बी में जब हम लेके जाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी। दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा यू। और डेल्टा यू जो किसके बराबर होगा, जितना हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया पोजीशन ए से पोजीशन बी तक ले जाने में, तो डेल्टा यू जो है ये बराबर आ जाएगा माइनस डब्ल्यू ए बी के। नेक्स्ट ये है कि इफ यू ए एंड यू बी आर पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ बॉडी और द सिस्टम इन कॉन्फ़िगरेशन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन डेल्टा यू इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। और ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ये बराबर है माइनस डब्ल्यू ए बी के। माइनस का निशान इसलिए लगाया कि वर्क डन जो है वो अगेंस्ट पोटेंशियल जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट काम किया इसलिए। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक और एग्जांपल है, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मास m स्मॉल m एंड कैपिटल M such that mass कैपिटल M is at origin। ये कौन सा ओरिजिन, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिस कोऑर्डिनेट के तहत हम मेजरमेंट करेंगे इन दोनों पार्टिकल्स की पोजीशन के बारे में बताएंगे। तो जो बड़ा पार्टिकल है, जो कैपिटल M है, वो मास उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर है, एंड स्मॉल m इज इनिशियली एट डिस्टेंस a, ठीक है, एक किसी डिस्टेंस के ऊपर है, और उस डिस्टेंस को या उस पार्टिकल की पोजीशन को हम लोकेट करेंगे पोजीशन वेक्टर r a से। ठीक हो गया, कहां से कहां तक इसकी पोजीशन बताएंगे, पोजीशन वेक्टर कहां से शुरू होगा कहां पे खत्म होगा, यानी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने लिया है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे कैपिटल M जो बड़ा मैस है वो रखा हुआ है, वहां से लेके हम स्मॉल m तक का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आपके बजाय हम अगर पोजीशन कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, तो पोजीशन हम लोकेट करेंगे r a पोजीशन वेक्टर से। When work WAB is done on it by gravitational force F, the distance is changed to RB। तो डिस्टेंस इसका चेंज हो जाएगा जब पार्टिकल बी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो फाइनली we will have WAB is equal to integral RA to RB of F dot dr। अब F यहाँ पे क्या चीज है, F हमने लास्ट लेक्चर में ये फाइंड की थी, F is the gravitational force that is equal to G m1 m2 over r square के बराबर थी, ठीक है। तो वही वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की हैं। पुट करने के बाद यहाँ पे r यूनिट वेक्टर हमने लिखा था लास्ट टाइम, आपको याद हो, r यूनिट वेक्टर नेगेटिव साइन का भी आप बताया था कि नेगेटिव साइन जो माइनस का साइन है ये यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, जबकि जो r यूनिट वेक्टर है this is pointed outward from the gravitational force, और डॉट dr हम ले लेंगे यहाँ पे। तो नेगेटिव का साइन यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये अट्रैक्टिव है, वेयर r यूनिट वेक्टर इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन के ऊपर कौन सा पार्टिकल पड़ा, कैपिटल M टू M, ठीक है, टू स्मॉल m। तो इस तरह फिर आ जाएगा हमारे पास WAB इज इक्वल टू माइनस GMM। और ये जो r यूनिट वेक्टर डॉट dr था, इसको कैसे सॉल्व किया, r यूनिट वेक्टर और dr जो है दे आर लाइंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, इनके बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा, और दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और वो दोनों वेक्टर अगर पैरेलल भी हैं तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल a डॉट b इज इक्वल टू ab कोसाइन ऑफ थीटा। जब थीटा हम कह रहे हैं कि जो पैरेलल वेक्टर है तो थीटा एंगल जो है वो 0 के बराबर होगा, एंगल 0 के बराबर कोसाइन 0 1 के बराबर होता है, जिसकी वजह से ये हमारे पास सिर्फ
dr बाकी बात किया था, ठीक है। तो ये इंटेग्रल हमारे पास आ गया, यहाँ तक बच्चे समझ आ गई। इसके बाद हमने 1/r² को इंटीग्रेट किया, ये -1/r आ गया, और इस यहाँ पे लिमिट आप पुट करेंगे आर ए से आर बी तक, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 u of ub minus ua is equal to minus gmm into 1/rb minus 1/ra। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जब पार्टिकल को हम पोजीशन ए से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिसलोकेट करते हैं, उसे मूव करवाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वर्क डन करते हैं, राइट। अच्छा, ये हम कंसीडर कर रहे थे कि जब पार्टिकल करीब करीब हैं, एक हम ये कह सकते हैं कि 5 मीटर दूर है पार्टिकल, या 6 मीटर दूर है, या कि कोई फाइनाइट डिस्टेंस है, फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है। अगर हम बात करें कि जो स्मॉल एम मैस वाला पार्टिकल है, अगर वो इनफाइनाइट के ऊपर हो, हाँ, यानी इस पॉइंट इस पार्टिकल की पोजीशन को हम रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करें, और ये जो रेफरेंस पॉइंट है अगर इंफिनिटी के ऊपर हो, तो हम कहेंगे उस केस में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। To find out absolute gravitational potential energy of particle of mass m at a point that is reference point, the particle at reference point has some value of potential energy. Generally हम क्या करते, the reference point, जो रेफरेंस पॉइंट है, the reference point is considered at distance r infinity, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर हमने जो रेफरेंस पॉइंट वो लिया, where absolute value of potential energy is assumed to be 0, जहां पे potential energy 0 consider की जाती है। That is, if a point is at infinity, अगर a point जो है infinity के ऊपर होगा, वहां पे potential energy की value क्या होगी, 0 के बराबर होगी। u a man is equal to u infinity which is equal to 0। फ्रॉम इक्वेशन 2 को हम फिर इससे रिराइट कर सकते हैं इस तरह, यानी u a की जगह पे 0 लिखेंगे, ub माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस gmm इनटू 1/rb माइनस 1/infinity। u a की जगह पे r a की जगह पे इंफिनिटी लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि हम कह रहे हैं कि वो जो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट हम इंफिनिटी के ऊपर ले रहे हैं, 1/infinity 0 के बराबर आ जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद माइनस gmm ओवर मल्टीप्लाइड बाय 1/rb। और यहां से हमारे पास जो ग्रेविटेशनल नॉट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो आ जाएगी एट पॉइंट B इज इक्वल टू माइनस gmm ओवर rb। अच्छा, इन जनरली हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल m relative to capital M at distance r is given by, ये हम पहले देख चुके हैं, ये जो पोटेंशियल एनर्जी जनरली इसके बराबर होती है इफ m कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ। अगर हम अब ये कंसीडर करें यही केस अर्थ के रिस्पेक्ट से, देन इक्वेशन 4 गिव्स एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल m ड्यू टू अर्थ। यहाँ पे फिर एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नेगेटिव साइन इन इक्वेशन 4 shows that the conservative force, that is gravitational force in this case, is attractive in nature। ठीक हो गया बच्चे। इसके बाद हम जो हमारा टॉपिक है वो है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप का मतलब दूर चले जाना, छुटकारा हासिल कर लेना, किसी फील्ड से बाहर चले जाना, ठीक है। हम इसको कहते हैं, इसे डिफाइन करते हैं एस्केप वेलोसिटी को, द मिनिमम वेलोसिटी with which a body should be projected upward so that it escapes out of gravitational field of Earth is called escape velocity। ठीक है। Suppose a body of mass m is projected upward with escape velocity v escape, जो small सबस्क्रिप्ट में ESC लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये escape को रिप्रेजेंट कर रही है, v escape। हाँ, एट सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर क्या होगा, जब हम एक ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी वेलोसिटी के साथ, वो वहां पे सरफेस ऑफ अर्थ के करीब जो ऑब्जेक्ट की बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv एस्केप का स्क्वायर।
और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जहां पे क्या होगी माइनस GMEM over RE, where ME is mass of Earth and RE denotes the रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इन्फिनिटी के ऊपर। इन्फिनिटी के ऊपर जब वो पार्टिकल चला जाएगा, जिस पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया जमीन की सरफेस से, तो वहां पे जाकर वो पार्टिकल, वो ऑब्जेक्ट, जब वो बॉडी जाके रुक जाएगा, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी वो अपनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंच गया। जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचेगा, वहां पे काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज वेलोसिटी विल बी जीरो एट दैट पॉइंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे ये अपनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंच गया। ठीक है, मैक्सिमम हाइट हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट उसकी इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट पॉइंट है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो, और सिमिलरली एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो एट इन्फिनिटी। सो अगर हम ऐड करें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को, दे विल बी इक्वल टू जीरो एट इन्फिनिटी। Since gravitational field is a conservative field, therefore above equation is also true at the surface of Earth. तो ये क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इसलिए हमारे जो ऊपर जो इक्वेशन दी हुई है k प्लस यू इज इक्वल टू जीरो, ये सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर भी वैलिड होगी। तो ये k की वैल्यू जहाँ पे पुट करें, u की वैल्यू जहाँ पे पुट करें, तो हमारे पास जो टर्म आ जाएगी वो आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू GMEM ओवर RE के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहां से इसको इस इक्वेशन में कुछ टर्म्स को रीअरेंज करें, देन वी विल फाइंड V escape is equal to 2GME over RE whole का अंडर रूट। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 फॉर दिस टॉपिक। एट सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के ऊपर वेट ऑफ बॉडी के वेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, F इज इक्वल टू mg से। तो यहाँ ये फार्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का, हम ये रिलेशन पहले भी पढ़ चुके हैं। mg इज इक्वल टू GMEM ओवर RE का स्क्वायर, स्मॉल m से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद GRE इज इक्वल टू GME ओवर RE। जहां पे बच्चे देखे इक्वेशन 1 में ये जो GME ओवर RE राइट साइड पे, ये यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये स्मॉल g और RE के बराबर है। ये वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो रिलेशन था एस्केप वेलोसिटी का, वो हमारे पास आ जाएगा V escape is equal to under root of 2GRE. This is equation number 2. Equation number 1 and 2 gives escape velocity, और अगर हम ये कंसीडर करें कि G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और रेडियस ऑफ अर्थ का जो है वो 6.4 into 10⁻⁶ मीटर के बराबर है, then escape velocity will be equal to 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कैपलर्स लॉज के बारे में। जिस तरह हमने पढ़ा है उसमें स्ट्रेट लाइन या ट्रांसलेशनल मोशन में न्यूटन के लॉज हमने पढ़े, 3 लॉज पढ़े हैं। उसी तरह जब कोई ऑब्जेक्ट किसी बेज़वी, एलिप्टिकल या सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, तो वहां पे जो लॉज है जो इसकी मोशन को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो कैपलर ने पेश किए, तो इसलिए इनका नाम कैपलर्स लॉ। ये भी तीन लॉज हैं, डिफरेंट लॉज जो प्लैनेट की मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कैपलर्स लॉ। जो फर्स्ट कैपलर्स लॉ है उसे लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं। इसे लॉ ऑफ ऑर्बिट्स इसलिए कहते हैं, ये प्लैनेट की मोशन जो कि एक ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है बच्चे? स्टेटमेंट देखें कि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद सन एट वन ऑफ द 2 फोकाई ऑफ द ऑर्बिट्स। ठीक है, तो इसमें हमने ये साबित करना है या एक्सप्लेन करना है कि जो प्लैनेट है वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। ठीक है, तो पहले हम एलिप्टिकल ऑर्बिट को डिस्क्राइब कर लेते हैं कि द ऑर्बिट इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ 2 पैरामीटर्स। हम किसी ऑर्बिट को या किसी इवन सर्कल को भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी भी कर्व्ड पाथ को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 2 पैरामीटर्स। वो 2 पैरामीटर कौन कौन से हैं? द
द फर्स्ट वन इज सेमी मेजर एक्सिस। मैं अभी आपको बताऊंगा सेमी मेजर एक्सिस क्या है और सेमी माइनर एक्सिस क्या है। सेकंड इज एक्सेंट्रिसिटी, अभी ये भी आपको बताऊंगा कि एक्सेंट्रिसिटी क्या है। तो एक्सेंट्रिसिटी फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी हमें ये बताती है कि कोई कर्व्ड पाथ कितनी ज्यादा अनसर्कुलर है, हाउ द कर्व इज अनसर्कुलर। ठीक है, नेक्स्ट इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं अभी आपको एक फिगर भी शो करूंगा, उससे आपको और मजीद क्लियर हो जाएगा कि बिगर एक्सेंट्रिसिटीज आर लेस कर्व्ड। ठीक है, कोई भी आर्क है वो कितनी ज्यादा कर्व्ड है, कितनी ज्यादा सर्कल से दूर है, उतनी ज्यादा एक्सेंट्रिसिटी होगी। ठीक है, तो एक्सेंट्रिसिटी ऑफ अ सर्कल इज 0, और इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ऊपर भी अंडर रूट है नीचे भी अंडर रूट है। ठीक है, और यहाँ पे ए और बी क्या चीज है, ये सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस है, ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे इस फिगर में बेटा देखें कि जब हमारे पास जो कर्व पाथ है, हाँ, ये एक सर्कल है, देन एक्सेंट्रिसिटी इज 0। इफ द एक्सेंट्रिसिटी इंक्रीजेस टू 0.5 तो ये सर्कल एक एलिप्स की फॉर्म इख्तियार कर लेता है। इसी तरह जो जो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो ये जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन की तरह होती जाती है। ठीक हो गया, ये बात क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक एलिप्टिकल ऑर्बिट जिसमें एक प्लैनेट मूव करता है अराउंड द सन, मूव करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो एलिप्स होता है, इसके जिस तरह रेडियस होता है सर्कल का, उसी तरह जो एलिप्स होता है हम कह सकते हैं कि इसका रेडियस जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, जो इसका मैक्सिमम जो इसका रेडियस होगा उसे हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट। इसी तरह कोई वक्त ऐसा भी आएगा जब वो उसका ऑर्बिट जो है वो कम हो जाएगा, उसका रेडियस कम हो जाएगा, उसको हम कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये सेमी माइनर एक्सिस है जहां से लेके जहां तक का डिस्टेंस, और ये बी है, और इसी तरह ये ए रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ये था जब हम, ये हमारा सिस्टम जो है दो प्लैनेट से मिलकर, एक प्लैनेट और दूसरा सन से मिलकर बना हुआ है, और ये उसका पाथ शो किया हुआ है। हाँ, अब ये बात हम कर रहे थे सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस की, कब, जब हम सेंटर ऑफ मास को कंसीडर कर रहे हो। अगर हम कंसीडर करें, ये वैसे भी सन जो है वो बहुत उसका मास ज्यादा है, तो जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का वो तकरीबन सन के मास के सेंटर के करीब ही होगा। तो अगर मैं ये कंसीडर करूं कि जो कंसीडर करूं या आपको पोजीशन बताऊं, पोजीशन वेक्टर के थ्रू, पोजीशन वेक्टर की मदद से, कि सेंटर ऑफ सन से लेके जो आपका करीब तरीन ऑर्बिट के ऊपर जो पॉइंट है वो, उसको आरपी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि जो सन के सेंटर से लेके जो आपका सेंटर ऑफ, सॉरी नॉट सेंटर ऑफ मास, जो सबसे उस एलिप्स का सबसे दूर वाला पॉइंट है, वो वहां तक का जो डिस्टेंस है उसे आर ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे फिर मैं आपको एक दफा बता देता हूँ, जो एम एस है इस फिगर के अंदर, एम एस हम कह रहे हैं कि ये मास ऑफ सन है, और एम पी जो है वो मास ऑफ प्लैनेट है। आर क्या चीज है, रेडियस होगा, और थीटा क्या होगा, एंगल होगा, जब प्लैनेट एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। फॉर एग्जांपल ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इतना दूर हो जाता है, और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया वो थीटा है। ठीक है, और आर एंड थीटा रिप्रेजेंट द पोलर कोऑर्डिनेट्स